हमारे साथ बने हुए हैं तेजस बोहरा, जो इस समय इंडिया के एक प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश से एमबीबीएस कर रहे हैं। तेजस हैज कंप्लीटेड हिज 12th क्लास फ्रॉम जयपुर। 12th क्लास करने के बाद आपने नीट की प्रिपरेशन करना शुरू किया। 1 साल बाद एग्जाम दिया। मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाती। आपका मनोबल टूटा। आपकी फैमिली के सपोर्ट की वजह से कुछ समय आत्मचिंतन किया और ठान लिया कि एमबीबीएस करनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से। पूरा साहस जुटाया, विश्वास किया, विश्वास रखा अपने ऊपर कि कुछ कर गुजरने के लिए लाइफ में रिस्क तो लेनी ही होगी। देयर इज नो टर्निंग पॉइंट एंड टर्निंग बैक इफ यू ट्रूली वांट टू बिकम अ डॉक्टर। 1 साल और प्रिपरेशन करने के बाद आपने फिर से एग्जाम दिया और उसी का परिणाम है कि आज इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश से आप मेडिकल कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। वी वेलकम यू तेजस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। Yes, Saurabh. I wish you a very good morning. Pleasure to meet you. And we thank you so much that you agreed upon having a meet at such a short notice. पर करना जरूरी था क्योंकि हमारी कोचिंग के बच्चों को सख्त जरूरत है एक मोटिवेशन की, एक बूस्टर की, जो आखिरी वक्त में उनका जिससे कि आखिरी वक्त में उनका मनोबल ना टूटे। बिल्कुल, it is a great step towards helping these students. कुछ होना चाहिए था कि जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, लास्ट स्टेप पे स्ट्रैटेजी बता सके, क्योंकि ज्यादातर फेलियर्स लास्ट स्टेप पे होते हैं। So thank you very much for helping these students out there looking for help. So Tejas, as our coaching is concerned about students preparing for NEET, and the date got shifted to a new date, that is 13th September 2020, we would like to ask some questions to you. So yes, I read the news few days back. This pandemic is really devastating. It's larger than we expected, and it has a capability to cause a catastrophe, right? So we have to be very cautious, and I give my best wishes to the students who are preparing out there. Best wishes to you. Yes, it has worst possible consequences, like the pandemic is very devastating. So we all need to be very cautious towards health. Tejas, you have got selected in AIMS in 2017, which was obviously not an easy task. Let me directly come to the point. आप हमें एम्स की लाइफ के बारे में कुछ बताइए। द कॉलेज कैंपस, डिसेक्शन ऑफ कैडेवर्स, सेमिनार्स, co-curricular activities, symposiums, library, the Pulse program that is organized by AIMS Delhi every year. तो भाई सबसे पहले कैंपस के बारे में आते हैं। एम्स ऋषिकेश का कैंपस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसके पास एयर एम्बुलेंस सपोर्ट है। तो इट्स अ ग्रेट डील कि आपको ऐसी चीजों से एक्सपोजर मिलता है। मोरओवर यहाँ पे हमारे नॉर्थ इंडिया में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू हुआ था, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। सिंगल रूम्स मिलते हैं एज अ हॉस्टल, और बहुत अच्छा हॉस्टल है। यू हैव अ 24 आवर बैटरी, वो पावर बैकअप, क्योंकि लाइट कभी जाती नहीं है। और क्या चाहिए। बचा कुचा कॉलेज के बारे में देख लेते हैं तो गंगा किनारे कॉलेज है, उसको पार करते राजा जी नेशनल पार्क है। इट्स नेशनल पार्क, और लिटरली वी गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक इन अ नेशनल पार्क। great thing to show off to your fellow students who are in different medical colleges. Plus पास में है देहरादून, मसूरी, ऑल दो हिल स्टेशन। थोड़ा सा और दूर चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सारे कुछ भी कर सकते हो भाई, मजे ही मजे हैं। क्या पूछ रहा था, मतलब हाँ, डिसेक्शन ऑफ कैडेवर्स। तो भाई डिसेक्शन ऑफ कैडेवर्स का बस ऐसे ही है कि दूर से देख के अच्छा लगता है, पास जाके डर जाओगे। तो वो पहले पहले खुशी होती है, जैसे ही अचानक से कैडेवर सामने आते हैं उसके बाद में आपको लगता है यार कहाँ फंस गया मैं। तो वो बस ऐसे अच्छा लगता है। रही बात सेमिनार्स की, तो मेरे कॉलेज में ऐसा होता है कि यार जो भी क्लास होती है तो उसमें वो सेमिनार बेसिस पे होती है। टीचर acts as a moderator and you have to go and present it. The students are divided in a batch of 5 and you are assigned a precise topic कि हाँ यार ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, and you are given about 8 to 10 minutes and you have to present it to all of the class. तो इसका फायदा ये होता है कि आपको बोलना आता है, you know how to deliver the content to others, क्योंकि ये चीज बहुत काम आएगी आगे। आप पेशेंट को जाके समझाओगे। अभी जैसे आप लोग मेडिकल कॉलेज में आओगे
तो आपको पता चलेगा कि यू हैव टू आस्क फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट प्रायर टू एनी प्रोसीजर। तो वहां पे ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपको चीजें एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई क्या हो रहा है असली में। अब सेमिनार की बात ऐसे हो गई। बची कुछ ही बात आती है तो को करिकुलर एक्टिविटीज की। तो मेरा कॉलेज, हाँ शो ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है मान लिया, बट हाँ कॉलेज मेरा अच्छा है। को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास हर चीज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वाले कोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल नेमली लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, और भी जैसे इंडोर स्पोर्ट्स ले लो तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन और चेस, कैरम, ये तो होती है सबके पास, छोटी छोटी चीजें हैं। प्लस हमारे यहाँ बॉक्सिंग के लिए अलग जैसे थोड़ी जगह है। जिम है हमारे पास, बहुत अच्छा जिम है, आकर के कभी कॉलेज आओ तो देख लेना। और जिम ट्रेनर है हमारे पास बिल्कुल, जहाँ पे बॉडी बिल्डर होते हैं, मिस्टर उत्तराखंड एज हमारा बॉडी बिल्डर का वो है, हमारा ट्रेनर है। और और क्या, हमारा खुद का एक वो इंटर कॉलेज फेस्ट होता है जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा फेस्ट है, पायरिक्सिया नाम है उसका। एंड जो लास्ट हमारा पायरिक्सिया हुआ, इस साल तो हुआ नहीं, पिछले साल हुआ था, उसमें के एज ए सिंगर आया था, टीवीएफ आया था, और भी बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, आते रहते हैं। ऐसी चीजें हैं करने को, एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज इट, ठीक है। और क्या चीज होती है, जैसे हमारे कॉलेज में सीएम ही होता है, प्यार से उसको कम नीट ईट कहते हैं, असली में होता होगा कुछ, देख लेना मुझे भी याद नहीं है, हम भी प्यार से कम नीट ईट ही कहते हैं। ओके। तो आपको वहाँ पे टीचर्स आते हैं, दे प्रेजेंट देयर पेपर्स, और आप वो ऑर्गेनाइज कराते हो। आप टीचर के साथ जाते हो एंड टीचर आपको कहता है कि हाँ भाई ये करा ले। हमारे कॉलेज में हुआ था, मैं सेकेंड ईयर में आया ही था, तब नाटकॉन 66 हुआ था। नाटकॉन होता है एनाटमी का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया का, इंटरनेशनली भी आते हैं लोग। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि मेरे को एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराने को मिला। अब उसमें हुआ यूं था कि यार ठीक है, वहाँ पे टीचर आए हैं, रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद क्या है, पेपर प्रेजेंट करना होता है। तो वहाँ पे टीचर रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं छोटा सा बच्चा सेकेंड ईयर का आया हुआ वहाँ पे, ठीक है, उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। और भी ऐसी चीजें होती रहती है। आप कॉलेज आओगे आपको पता चल जाएगा कॉलेज लाइफ में इन सब चीजों का कितना इंपॉर्टेंस है। यू गेट एक्सपोजर टुवर्ड्स सच थिंग्स की जो और कॉलेजेस में बच्चों को नहीं मिलता या फिर नहीं सीखने को मिलता। लाइब्रेरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरे कॉलेज का लाइब्रेरी इज 24 आवर्स लाइब्रेरी। सारी इंटरनेशनल बुक्स मिल जाएंगी, सारी स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएंगी आपको। प्लस मेडिकल कॉलेज इज ऑल अबाउट जर्नल्स, कि नया क्या रिसर्च हो रहा है। तो हमारा कॉलेज ऑलमोस्ट सारी जर्नल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप अगर नहीं प्रोवाइड कराता, यू कैन कॉन्टेक्ट द सीनियर लाइब्रेरियन और टीचर फैकल्टी हु कुड आस्क फॉर सच जर्नल्स जो आपके कॉलेज में नहीं है। तो टीचर आर फ्रैंक, आप बात करो, आपको जो चीज नहीं है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता। इट्स अ मेडिकल कॉलेज आफ्टर ऑल। इंटर कॉलेज ट्रैवल मतलब यार एज सच देखो, पल्स प्रोग्राम होता है, हाइप है इसका, ठीक है। आप वहाँ जाते हो, आपको बहुत सारे इंडिया के सारे मेडिकल कॉलेज से बच्चे मिलते हैं, यू एंजॉय इट अ लॉट टू टॉक टू देम। वहाँ पे आईआईटी बैकग्राउंड के बच्चे भी आते हैं, लिटरली आते हैं, बिल्कुल आप जाके बात करोगे, आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो अलग फील्ड से आते हैं या फिर अलग मेडिकल कॉलेज से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं। देखो एम्स में वैसे अलग कॉलेज कल्चर से आते हैं, बट जैसे कोई स्टेट मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पे, क्योंकि स्टेट मेडिकल कॉलेज है, बच्चे स्टेट से जाते हैं, नेशनल के दूसरे स्टेट के कम बच्चे आते हैं, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। तो बस दिक्कत यहाँ पे एक मतलब ऐसा आता है कि आप, हाँ आप दूसरी जगह के बच्चे से मिलते हो, यू गेट टू मेक फ्रेंड्स, यू गेट टू एक्सचेंज अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट योर कल्चर। तो वो चीज बहुत अच्छा एक ओवरऑल डेवलपमेंट कराती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट कराने के लिए मतलब एक बड़ा कॉलेज का बहुत हाथ है एक बच्चे के फ्यूचर में। Now, let us move forward. Tell us about a little bit about your journey, the patience you kept along, and the support you got from your parents. देखो यार, मेरा ड्रॉप था, 2 साल मैंने ड्रॉप किया था। तो 15 में 2 बार पेपर हो गए थे AIPMT, 2 बार हो गया था नीट, फिर एक बार और हुआ मेरा जिसमें मैं पास हो गया। Hmm. उसके अलावा मैंने आईआईटी का पेपर दिया, उसको मैंने क्लियर किया है। और आईसीआर का एक एग्जाम होता है, वो भी दिया है। प्लस मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम दिए।
पास करें कुछ फेल करें, फेल करना भी आपको सीख दे जाता है, पास करना आपको सीट दे जाता है। सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ गेन करते ही हो। यू ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग, आप कुछ ना कुछ लेके ही आते हो, ऐसा नहीं है खाली बैठने से कुछ नहीं होता। तो अब इस जर्नी के बारे में सोचते हैं कि हाँ यार ठीक है, करा है, मेहनत करी है, इट पेड मी बैक। ठीक है, आज मैं हूँ एक, ठीक है, अच्छी सी पोजीशन पे हूँ। पेरेंट्स मेरे साथ हमेशा थे, हेल्प कर रहे थे। माय फादर यूज्ड टू टीच मी हाउ टू स्टडी। ही टोल्ड मी कि हाँ यार बेसिक्स के साथ लगे रहे, यू हैव टू ब्रश अप योर स्किल्स, राइट, बट यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट योर बेसिक्स। जब आपको बेसिक्स आते हैं तभी आपको आगे चीजें समझ में आती हैं। आपको बेसिक्स नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो दैट वाज व्हाट माय फादर इज अ प्रोफेसर। उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि हाँ यार बेसिक्स के साथ स्टिक अराउंड टू योर बेसिक्स, आपका नीट निकलेगा, आपका एआईपीएमटी निकलेगा, आपका जेई निकलेगा। तो हाँ, ऐसा ही कुछ था। Okay, let us move forward. What was your basic plan of study? I know that this question cannot be answered completely here, but can you please tell our students about this? Like, what was the basic plan of study for you? यार बेसिक प्लान ऑफ स्टडी क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वैसे लास्ट अभी जो अभी मैंने बताया कि मेरे डैडी बता देते कि हाँ यार ठीक है, स्टिक टू योर बेसिक्स, एनसीईआरटी के साथ स्टिक अराउंड टू योर एनसीईआरटी, स्टिक अराउंड टू योर नोट्स। मेरे को नोट्स बनाने की ज्यादा आदत नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो, यू हैव टू स्क्रिबल समथिंग ऑन टू अ पेपर एंड दैट हेल्प्स यू रियली अ लॉट। आप एक टाइम टेबल बनाते हो, सब बनाते हैं, यू डोंट फॉलो इट, बट ठीक है वो दीवार पे टंगा होना चाहिए, बहुत काम आता है वो दीवार पे टंगा, वो पर्चा होता है ना, वो याद दिलाता रहता है कि हाँ बेटा पढ़ ले, आज तू नहीं पढ़ा है। तो जरूरी है वो, बहुत जरूरी है वो टाइम टेबल। जी, और बेसिक प्लान ऑफ स्टडी में वही है यार, सिंपल सी बात है, ये 2 किताब एनसीईआरटी बायोलॉजी, बची हुई 4 किताब, 2 फिजिक्स, मतलब 2 साल के हिसाब से देख लो, जितनी भी हैं तो थोड़ी सी हैं, छोटी मोटी हैं, ज्यादा नहीं है। एमबीबीएस करने आओगे तब बड़ी मिलेंगी, अभी छोटी सी हैं। जी, तो उनके साथ चिपके रहो, ऐसा नहीं है कि उसके बाहर से आएगा। मैंने बिल्कुल ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी छोड़ के और वो एमबीबीएस की बुक्स पढ़ रहे हैं। मेरे नोन में एक है जो फिजियोलॉजी की एक बुक आती है एमबीबीएस के लिए, क्या नाम होता है उसका, उसको पढ़ रहा है, एनसीईआरटी छोड़ दिया उसने। अरे यार वो बच्चा जो ज्ञानांग पढ़ रहा है, एनसीईआरटी छोड़ दिया, वो कहाँ क्यों, मतलब वो से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, आता है खुश रहे, बट पास नहीं हो सकता क्योंकि एनसीईआरटी नहीं आता। तो यू हैव टू स्टिक अराउंड योर बेसिक्स। यस। तो एनसीईआरटी से स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी बेसिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे तभी बढ़े जब एनसीईआरटी आपकी एकदम कंठस्थ है, मतलब आपको एकदम याद है अच्छे से। अम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हाउ शुड अ स्टूडेंट गो फॉर कीपिंग हिज माइंड एट पीस, लाइक हाउएवर एवरीवन हैज गॉट हिज और ओन मेथड, बट व्हाट डिड यू फॉलो? प्लीज टेल अस अबाउट इट। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जिस भी बच्चे ने पूछा, आई अप्रिशिएट हिज क्वेश्चन। देखो यार, पीस किस चीज से आती है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, बेसिकली इट्स अ स्ट्रगल, यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग एंड आप आपको पीस किस चीज से आएगी, आपका एक डेली टास्क है, आपने एक टाइम टेबल बनाया कि हाँ यार मेरे को आज इतना इतना चीज करनी है, और जैसे ही आपकी वो चीज हो गई तो यू अटेन कि हाँ यार ठीक है आज का मेरा चीज हो गया, अब मैं आराम से चैन से सो सकता हूँ। करके देखना किसी को, टारगेट छोटा बना लेना, या टारगेट अगर बड़ा बनाया तो मेहनत ज्यादा कर लेना। जैसे भी हो कर लेना, उस दिन जो नींद आएगी वैसी नींद कभी नहीं आएगी। एंड लिटरली आई टेल यू, बहुत ज्यादा जरूरी है वो पीस। सौरभ ने भी किया है सेम चीज, आई नो हिम, मतलब मेरे साथ ही पढ़ा है वो। और बात यह है कि यार ठीक है, यू मस्ट बी अग्रीइंग टू इट कि हाँ यार जब हमने कर लिया तब बहुत ज्यादा अच्छे से आराम से पीस मिलता है उससे। यस, इजंट इट सौरभ? यस, यस। सेटिस्फेक्शन तभी एक आता है जब अपन कुछ टारगेट बनाते हैं खुद से, और वो टारगेट हम कंप्लीट कर लेते हैं गिवन टाइम में ही, जो हमने खुद ने सेट किया था। तो ये या, बात आपने बहुत अच्छी और बताई। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात पीस की, तो मैं गाने सुनता था, मुझे गाने गाने सुनना पसंद है, ठीक है, कभी कभी गाने बना भी लेता था। तो ऐसी चीजें हैं। रही बात, और जो जो पसंद हो वो करो यार, आपका रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, सबका होता है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई लगा रखा है कि हाँ यार ठीक है मेरे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, यू विल एग्जॉस्ट योर सेल्फ, दैट वोंट गिव एनी गुड टू यू।
तो आपको यू हैव टू गेट सम रिफ्रेशमेंट टाइम फॉर यू। और बाकी अपने हिसाब से सोचो क्या चीज जरूरी पड़ती है। 6-7 घंटे की स्टडी आपको सीट दिला देगी बहुत अच्छी। ऐसा नहीं है कि आप तो 24 घंटे पढ़ोगे तो आपके पास हाँ सीट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप इट फ्रेश। दिस ये इसको इसको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। Exactly. And furthermore, the most important part of preparation lies in the revision at the last moment. So, what was your strategy for that? And tell us about the role of taking mock tests for the last moment. Like this time, अभी जो 3 हफ्ते बचे हैं, तो जो नीट एग्जाम में 3 हफ्ते बचे हैं, इस टाइम पर मॉक टेस्ट का क्या रोल है, और रिविजन और एक्चुअली प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए इस वक्त, जो आपने फॉलो किया? देखो यार, लास्ट मोमेंट का रिवीजन अगर हम लेके चले तो इसको हम लास्ट 1 महीना मान के चलो, या 2 हफ्ता 3 महीना। अभी कितना टाइम बचा है? अभी तेजस 13 सितंबर को है, तो लगभग आप 3 हफ्ते मान के चलिए। 3 हफ्ते मान के चलते, मेरे पास 3 हफ्ते हैं, मैं क्या करूंगा? तो बेसिकली एक टाइम टेबल बनाओ, एक लिस्ट बनाओ एक पेपर पे जो आपको दीवार पे चिपकानी है। तो सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, हंस रहे होगे अभी कई लोग, मुझे पता है मैं भी ऐसे ही हंसता था, बट हाँ काम करती है। वो खाली कागज का पन्ना जिसको आप भरते हो ना खुद के हाथों से, वो काम आता है। तो उस पर सारे चैप्टर के नाम लिखिए, और यू हैव टू मेक एनालिसिस कि हाँ यार कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, जी। और उसका वेटेज देख लो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड यू हैव टू मतलब उसको किस तरीके से करना है। तो जो ज्यादा बड़ा है और जिसके ऊपर आपको कमांड आता है, उसके हिसाब से यू हैव टू मेक ए स्टैटिस्टिक्स अबाउट इट, और आपको वो चीज पहले करनी। तो डेली टारगेट बना के चलो, जिस दिन का टारगेट नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो एक बार। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ ठीक है अगले दिन छोड़ रहे हो, तो फिर वो पूरा का पूरा पाइल अप हो जाएगा। आप लास्ट डे सोचोगे यार क्या करूँ मैं। तो वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट बी स्ट्रीट स्मार्ट अबाउट है। और रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट देने सही में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ हुआ था कि आपको 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया है, यू नो कि उसका रीजन क्या है। ऐसा नहीं है कि सीधा आंसर आंसर रट के चले गए, ऐसा नहीं करना। आंसर रटना नहीं है, यू हैव टू गेट एक्सप्लेनेशन फॉर दी आंसर। तो जब आप एक्सप्लेनेशन समझ करके आंसर समझोगे उसका, तो आपको वो याद रहेगा। डायरेक्टली अगर आप उसका आंसर ऐसे टिक मार्क करके ऐसे उठा के चलोगे तो वो नहीं याद रहेगा, वो आप हो सकता है गलत कर लो। बट एमसीक्यू जो मॉक टेस्ट करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट उसी टाइम पे करना फ्रॉम द जो जो टाइम आपका पेपर का होता है। जैसे 10 से 1 हुआ था मेरे टाइम पे, अभी भी शायद 10 से 1 ही है, तो उस जी। टाइम पे मॉक टेस्ट जरूर करना। क्योंकि उस टाइम पे जब करोगे तो ब्रेन उसी टाइम पे चलेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स अ थंब रूल कि आपको लास्ट के 1 महीने में जिस टाइम पे एग्जाम होता है उसी टाइम पे मॉक टेस्ट करना है। उससे आपका दिमाग उसी टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा। आपका आपने अभी पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा कि हाँ भाई वो क्लॉक है, ये है वो है। तो वो क्लॉक ऐसे ही काम करती है कि आप उसको जिस टाइम पे ट्रेन करोगे वो उस टाइम पे काम करना शुरू करेगा। प्लस बिल्कुल। रोज का एक प्रैक्टिस शीट कर लेना, सेम जो शाम को होता है। शाम को बच्चे खाली फ्री बैठते हैं, मैं फ्री बैठता था, मैं शाम को करता था। अपने जी। हिसाब से देख लो, जब कुछ नहीं मन हो तब क्वेश्चन लगा लो, बाकी टाइम बिल्कुल। रिविजन कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो हाउ टू रिवाइज फिजिक्स। फर्स्ट हम फिजिक्स को लेते हैं कि फिजिक्स को कैसे रिवीजन के लिए टाइम देना है, क्या करना है। फिजिक्स ये चीज है जो सारे बच्चों को डराती है। मेरे को डराती थी, सौरभ को भी डराती होगी, सबको डराती है। यही कैसे सब सोचते हैं मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस, बचा कुचा फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है कहीं से उठ करके, तो वो हम्म। डरा देता है। डरना नहीं है पहली बात। नहीं डर लगे इसके लिए क्या करें? एनालिसिस। यू नीड टू मेक एनालिसिस ऑफ पेपर कि जी। हाँ भाई लास्ट मेरे 10 साल के पेपर थे, उसमें किस किस तरीके के पेपर कहाँ कहाँ से आए हैं, उसको देख लो, एनालिसिस बना लो। आप उसके बाद में उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब प्रिपरेशन करोगे तो फॉर्मूलाज क्या याद रखने, फॉर्मूलाज बेसिक याद कर रखने। रही बात ये कि भाई एनालिसिस जब बनाओगे तो उसमें ये देख लेना कि 50% क्वेश्चन जो आएंगे, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, आजकल शायद ज्यादा हो गया हो कि हाँ भाई, पर मेरे टाइम तक 50% क्वेश्चन थे, दोज वर नॉन न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। और जब आप इस बात को रियलाइज करते हो कि हाँ भाई फिजिक्स में भी नॉन न्यूमेरिकल्स आते हैं, कि 45 में से मेरे पास 23 क्वेश्चन नॉन न्यूमेरिकल हैं जो मैं सिर्फ पढ़ के खत्म कर सकता हूँ,
तो सोचो कितना रिलीफ आ रहा है। एक बार बैठ के थोड़ी देर सोच के देखना इसको। जी बचे कुछ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से भी 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इतने आसान होते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं है। उनको आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो कि हाँ यार ये तो बाकी जो 4 ऑप्शंस ये आते हैं उसमें तो ज्यादा तो आते नहीं है, 4 से ज्यादा कहाँ से दे देगा कोई। तो बिल्कुल 3 ऑप्शन जो है वो तो वैसे ही बेतुके हैं, उनका तो यूनिट ही लगा रहा है। अब यूनिट जब देख लिया कि भाई उधर यूनिट ही गलत है, तो मैं उसको क्यों ही इतना उस पर टाइम वेस्ट करूंगा, मैं सीधा लगाऊंगा टिक, खत्म काम। अब जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं 8 से 10 मिनट खराब कर रहा था कैलकुलेशन करने में, वही क्वेश्चन मेरा 20 से 30 सेकंड में खत्म हो गया। और ऐसे 5 क्वेश्चन है हमारे पास। जी अब सोचो 50 मिनट एक इन्हीं 5 क्वेश्चन पे लगा देते उठ करके, अब वो मेरे ले दे करके 100 सेकंड्स में खत्म हो गए। बिल्कुल। तो इतना रिलीफ मिल गया। और क्या कर सकते हैं? तो यार और तो पहली बात यह है कि इतने में सिलेक्शन हो जाता है पूरा, और करने की जरूरत कहाँ बची। थोड़ा न्यूमेरिकल्स है वो देख लेना, प्रैक्टिस करते रहना। मैं क्या करता था, लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करनी होती थी तो रात को लगा लिए, नींद आती है, नींद आने के टाइम पे कान में म्यूजिक लगाया, मेरे को म्यूजिक तो पसंद है ही, जी और जी चलो भाई फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते रहो करते रहो। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होएगा। एक सम टारगेट कि हाँ रोज के इतने क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने ही है। जब वो हो जाएंगे तो फिर सो जाना, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसा होता है कई बार सुबह सुबह 4 4 5 5 बजे तक मेरे क्वेश्चन नहीं होते थे, मैं नहीं सोता था, ठीक है, कब कान में गाने लगाए, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज आई एंजॉय फिजिक्स। तो यस। यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू आर। अगर एंजॉय नहीं करते तब भी करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको आपको सीट चाहिए, करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिजिक्स की बात आपने बेहतरीन तरह से बताई कि आपने किस तरह से रिवाइज किया, किस तरह से आपने पढ़ा। अभी हम केमिस्ट्री पर आते हैं कि फर्स्ट जो सबसे बड़ी मतलब परेशानी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को आती है कि इट कंप्राइजेज ऑफ कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स, जिन्हें हम हमें याद भी करना होता है और रटना भी होता है, व्हाट वी कॉल टू लर्न एंड टू क्रैम। So how to handle this inorganic chemistry, and tell us about other part also, the organic as well as physical also. देखो, सबसे पहले इनऑर्गेनिक का ही बता देते हैं कि इनऑर्गेनिक कैसी करनी है। एसपीडीएफ 4 ब्लॉक हैं, फिर वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है। यही मेजर मेजर टॉपिक है, बाकी तो फिर छोटे छोटे हैं वो खुद ही कर लें। कोऑर्डिनेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे मेरे टाइम पे। अब जी थोड़ा एनालिसिस कर लेना, देख लेना क्या हुआ था, क्योंकि अब टेस्टिंग अथॉरिटी बदल गई है, लास्ट ईयर का पेपर चेक कर लेना। जी एसपीडीएफ ब्लॉक है, आप रट लो, सेम टू सेम चीजें हैं। क्या करना है यार, अब सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग से उठा के कहीं से कोई नया क्वेश्चन खुद लगा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। जो क्वेश्चन आएंगे वो लास्ट के 10 साल के अंदर से ही उठ के आएंगे, और उसी की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इनऑर्गेनिक का सिंपल सा फंडा है, पिछले पेपर कर लिए 10 साल के, हो जाएगा आराम से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जितने क्वेश्चन लगाओगे हो जाएगा, बेसिक्स ही क्लियर करना है। वहां पे ज्योमेट्री आती है, S2 P2 ऐसे ऐसे कुछ होती थी, अब तो भूल गए, इतना याद कहाँ रहता है, यूज ही नहीं आती। ठीक है, बिल, सिलेक्शन बिल, मिल गया ना, लेकिन थोड़ी दिन बिल्कुल का है, रट लो, क्या दिक्कत है। रही बात केमिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डरा डरा के इतना उसने वो कर रखा है, तो जब तक समझ में आता है ना कि हाँ यार ये डरने की चीज है ही नहीं, हम्म तब समझ में आता है। तो बेसिकली मैं बेसिक बेसिक फंडा बताता हूँ इसका क्या है। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जैसे अब अगर इसको डिवाइड करें तो 15 क्वेश्चन हमारे इनऑर्गेनिक से आ गए, 15 क्वेश्चन फिजिकल से आ गए, और 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आ गए। ठीक जी है, 15 15 15 45 हो गए इन टोटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। बिल्कुल। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, उसमें से 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन जो आएंगे वो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। जी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले देंगे 2 चैप्टर, छोटे से, बहुत छोटे से चैप्टर है, पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। जी अब देखो 2 चैप्टर में से अगर 9 क्वेश्चन आ गए मेरे, अब बचे हुए मेरे पास थोड़े से और बचे हैं 6 क्वेश्चन। उस 6 में से भी 2 क्वेश्चन और हैं जो हमारे 12th में जो आते हैं केमिस्ट्री के, उसमें से अब 2 क्वेश्चन और हैं जो भी ऐसे ही बेस्ड है कि हाँ यार 11th केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रखे थे, उसी का थोड़ा थोड़ा मैं अप्लाई कर दूंगा और वो उसी में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब रही बात और 4 क्वेश्चंस की, तो वो हाँ नेम रिएक्शन आ जाते हैं। तो नेम रिएक्शन है वो ऐसे टेबल बना के दीवार पे चिपका लेना, आते जाते देख लेना।
तो बिल्कुल। उसमें से 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। अब रहे 2 क्वेश्चन, तो वो भगवान के भरोसे छोड़ दो, पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर वैसे ठीक है। पर इतने में अगर ऑर्गेनिक में 15 में से तुम्हारे 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बिल्कुल। तो डरने की कोई बात नहीं है, खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सोच के देखना, ये एनालिसिस करके खुद देखना, मैंने बता दिया है, जी। बट फिर भी देखना, जब पेपर देखोगे तब समझोगे। फिजिकल की बात रही तो फिजिकल में भी यही होता है भाई, उठ के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सीधे नॉन न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। 50% नॉन न्यूमेरिकल आ जाएंगे, 50% दूसरे आ जाएंगे। न्यूमेरिकल में आते हैं बात तो बहुत छोटी छोटी सी, वो आते हैं इसमें कि हाँ यार छोटी सी कैलकुलेशन कर दी, खत्म काम। एक वो आता था सेल का क्वेश्चन कि हाँ इसमें से कितना वोल्टेज बनेगा, ये होएगा वो होएगा, वो हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएंगे। बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स इजी है, सीधे सीधे उठ के आता है, ये बताओ ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है। यही तो है थर्मोडायनेमिक्स में, और क्या चीज है। एक बिल्कुल। एंट्रोपी है, एंट्रोपी समझ लो, खत्म काम। जी। इतना ही है बस। ठीक है, तो मेजर जो प्रॉब्लम थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो यही है कि अगर पहली बार में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तभी आपको उसका फायदा मिलेगा, वरना आपको हमेशा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम, तो आपको जब आप दोबारा पढ़ोगे तब आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितना आपने पहली बार में दिया था। तो तेजस, आपने ये बात अच्छी बताई। तो तेजस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स इन बायोलॉजी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो सीधी सी सही सही बात बताओ तो आई नीड टू एड्रेस इट कि हाँ यार क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सिली मिस्टेक्स सब करते हैं, मैंने भी करी थी। फाइनल वाले में नहीं करी थी जिसमें मैं पास हो गया, बट उससे पहले बहुत करी थी, भर भर के करी है। जी। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में खूब मैंने सिली मिस्टेक्स करी है। रिजल्ट में फेल हो गया, हम्म। तो उसको सही करना पड़ेगा। पास होना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, तभी उसका नाम सिली पड़ा है। So silly mistakes arise because students क्या करते हैं while attempting on an exam, they try to trust on their instincts. तो जस्ट इमेजिन अ केस कि आपने तुक्के में आपने एक आंसर सही कर लिया, तो आप ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो अभी से कि हाँ यार चल ठीक है मैंने तुक्का लगा दिया, खत्म काम। आप वहाँ पे घर जाओगे, आप उसको चेक भी नहीं करोगे कि हाँ यार इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, तो आपका क्योंकि आंसर सही है, यू वोंट बॉदर अबाउट इट कि हाँ यार मैं इसको चेक करूं, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट इट, आंसर आया क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ है इसका फैक्ट। अब आपने चेक तो किया नहीं, आंसर वहां पे टिक मार के चल दिए हमारे भाई साहब। अब इस तरीके से अगर मानकर चलो कि अगर ऐसा ही फाइनल एग्जाम में वही कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन वैसे ही उठ के आ गया, तो देयर आर 99% चांस कि आप उसको गलत करके आओ। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि आपको तुक्का नहीं मारना, जस्ट अवॉइड गिविंग अ तुक्का। और अगर आपको करना ही है तो ट्राई कि आप हर चीज का एक्सप्लेनेशन ढूंढो। वाई, ये वाई जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह पे बचाएगा। तो जब आपको उसकी पूरी स्टोरी याद रहेगी तो वो याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा हाँ ठीक है मैंने देखा हो ये आंसर क्या है, नहीं ऐसा नहीं होता। जी। आपको नहीं याद रहेगा, यू आर नॉट अ कैमरा और समथिंग, रोबोट रोबोट थोड़ी हो, रजनीकांत नहीं हो तुम, ठीक है। बिल्कुल। तुम सो नॉर्मल आते हो, यूजी के लिए एंट्रेंस फाइट कर रहे हो, तो क्या करना है, एक्सप्लेनेशन ढूंढो तभी याद रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वही सिली मिस्टेक्स हटाएगा अल्टीमेटली, तो यू वोंट बी सिली एनीमोर, यू विल बी अ डॉक्टर। Okay. So this is the key to avoid silly mistakes. Students should remember from now onwards that while practicing papers, do not attempt those questions in which you have slightest of doubt, because you have to mark them, attempt those questions at home also, and get the concepts right, so that you have full confidence in attempting it next time whenever it comes into exam. सो नाउ तेजस, अभी हम बात करते हैं आपके एम सिलेक्शन की। इज इट रियली सो टफ टू गेट सिलेक्टेड इन एम्स? यार देखो, एम्स में सेलेक्ट होना इज नॉट अ बिग, मतलब ना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। है जी। बिल्कुल है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो किसी चीज के लिए तो नथिंग इज डिफिकल्ट। सब बोलते हैं ऐसा, हम कभी नहीं मानते। हम्म। बात सही है कि हाँ भाई कहीं सेलेक्ट होना इज नॉट डिफिकल्ट। तो तो एक जी बोलिए।
See what I have told you, that what my key of success was कि अगर स्टूडेंट का 80 to 90% कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम से पहले रिवीजन इंक्लूड कर लो, और उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद को कि हाँ यार ठीक है मेरा रिवीजन हो गया है, इससे बाहर तो कुछ पूछेगा ही नहीं कोई, कि हाँ बेसिक आपके पास एनसीईआरटी तो है, ले दे करके छोटी सी पांच पांच छह किताबें हैं उनको करना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो बिल्कुल। आपको उसमें से अगर एक बार वो हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और ये चीज हमेशा लाइफ लॉन्ग काम आएगी, ऐसा नहीं है कि ये खाली यूजी एंट्रेंस के लिए काम आएगा। जी तो बेसिकली आपके पास थोड़ी सी चीजें हैं, पैनिक नहीं करना चाहिए उसके लिए, जब वो हो जाएगा तो सब चीज होती रहेगी। तो जी विदाउट एनी डाउट आपका एम्स, नीट, आईआईटी, जितमर, अब तो एक ही एग्जाम हो गया है सबका, सारे मेडिकल एंट्रेंस का, बट मेरे टाइम पे जब अलग अलग था तो ऐसे ही होता था, तो आप एक चीज को सिलेक्ट होते हो, आप सब चीज सेलेक्ट होते जाते हो जस्ट बिकॉज, क्योंकि यू नो द बेसिक्स। और यस ऐसा है नहीं कि दोनों में हर जगह पे अलग अलग कंपटीशन होएगा, यू जी हैव टू फाइट अमंग दोज स्टूडेंट्स ओनली, आपको अलग तो स्टूडेंट्स मिलेंगे ही नहीं, एंड यू सिक्योर योर रैंक, आपको एम्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन सिक्योर अ सीट इन एम्स, आई विश फॉर यू। यस। So Tejas, well said. Any of your suggestions to the aspirants, or any motivation for them? Because in this time of pandemic, सभी students के पास हिम्मत की कमी सी दिखाई पड़ती है। यार देखो, हिम्मत की कमी तो है, ठीक है, इट्स इशू, ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, बट हाँ सम सजेशंस आई वुड लाइक टू गिव यू कि डू नॉट ट्राई टू गेट एनी न्यू नॉलेज एट द टाइम। अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि आपने 80% तो सब लोगों ने कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा 70 40 40% तो 40 तो ज्यादा कम हो गया, ठीक है 60% कर रखा है, 80 लेके चलते हैं, मोटा मोटा हिसाब रहेगा, इतना तो हो ही गया होगा 80%। तो 80% है आपके पास, आपको उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है, यू हैव टू जस्ट ब्रश अप योर स्किल्स जो आपका है, ठीक है। हाँ आपने 80% पढ़ रखा है, आपको बस छोटा छोटा रिविजन करना है। 20% ऐसा है जिसपे आपको बहुत मेहनत करनी है। अब उस 20% के पीछे अगर जाओगे तो आपकी जो 80% है उसको आप अच्छे से ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे अपनी चॉइस से, रिवाइज नहीं कर पाओगे। रिवाइज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सही बात है। जी तो सारी दिक्कत ये आती है कि अब आप उस 20% के लिए जितनी मेहनत लगा रहे हो, अगर उतनी ही मेहनत आप अपनी 80% के पीछे लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उस 80% से जितनी अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हो 20% से नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप उस 20% के पीछे भाग रहे हो, बिल्कुल मैंने यही गलती करी थी, मैं सोचता था मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा, जी मेरी रैंक बनाएगी, नहीं। बट ठीक है, मेरे को अगर अच्छी सीट चाहिए तो जी मेरे को ऐसा नहीं है, कोई 100% सिलेबस नहीं करके जाता, एक बार ही पढ़ा है 100% का रिवीजन नहीं करता है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जितने भी 720 में से 720 है वो लाने हैं, आई कैन अटेम्प्ट फॉर इट, बट ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊं, यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ स्मार्ट स्टडी। अब बात बिल्कुल। आती है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, देखो जो भी है आपने जितना भी पढ़ा है जी वो चीज आपके लिए सफिशिएंट है, और जी ऐसा है कि बिल्कुल अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे। जब खुद को खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि हाँ यार ठीक है मैंने पढ़ लिया है, अब मैं तो मेरे को कोर्स से बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, मैंने इसको बिल, पढ़ लिया है, तो बिल्कुल। मैं उसको बिल्कुल सिक्योर कर सकता हूँ, आई कैन सिक्योर अ सीट विद जी व्हाट आई हैव। तो जब अंडर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट रहोगे तब कुछ नहीं होता, सीधी बात है। इसको जितना स्ट्रेस में रखा है उससे निकालो, लेट इट गो। आपने पढ़ रखा है, आपके पास है पीछे सरस्वती माता का हाथ, जो आपने 1 साल से आपने सरस्वती माता को प्लीज किया है, जी शी विल रियली हेल्प यू। रिविजन करो, रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, यू हैव टू ब्रश अप योर 80%। फुल कोर्स के पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, लास्ट मोमेंट पे फुल कोर्स के पेपर बहुत ज्यादा काम आते हैं। कोशिश करना कि जो एग्जाम का टाइम होता है 10 से 1 उसके बीच में पेपर जरूर सॉल्व करना, टाइमर लगा के करना, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। जी चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहो, मतलब वैसे इतना कोई वो लोड नहीं है, बट ठीक है 3 हफ्ते ही बचे हैं, तो देख लेना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी है ना अपने अपने, जी उनको पढ़ लेना जरूरी से। तो उनको पढ़ोगे ठीक है, यू हैव टू कंप्लीटली डिसेक्ट द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है।
पर अब स्ट्रैटेजी बनाने मत बैठ जाना, ठीक है, मैंने बता दिया, थोड़ी थोड़ी देख लेना उसको, बिल्कुल। और फुल कोर्स के पेपर करते रहो। एंड आई विश यू गुड लक कि आप लोगों का जो सब बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो। यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। यस। बिल्कुल, आई विश यू लक। ओके, सो स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इफ यू आर स्टिकिंग टू अ प्लान एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, तो इस वक्त उसको चेंज नहीं करना है, जस्ट स्टिक टू इट एंड हैव पेशेंस along with confidence. डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू, जो पढ़ा है उसका ही रिवीजन करो। टाइम अभी लिमिटेड है, कम नहीं बोलूंगा, टाइम अभी लिमिटेड है, तेजस ने भी बताया। तो अभी सिर्फ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है और फुल कोर्स के पेपर करने हैं। फुल कोर्स के पेपर जो उसमें डाउट्स आते हैं वो उनको देखो, उन टॉपिक्स को पढ़ो। डोंट गो चैप्टर वाइज स्टडी, डोंट गो फॉर चैप्टर वाइज स्टडी। और बस अभी कुछ नया मत पढ़ो, अभी सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दो। Thanks a lot, Tejas. I hope that this little but immensely valuable conversation will guide many students toward the road of success. Thank you so much for your valuable time and all the best for your for future studies. And be safe. थैंक यू वेरी मच सौरभ। Uh, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके। आई लव टू हेल्प देम आउट। जी, हाँ ठीक है, यू आई वाज अ की स्टोन इन योर सिलेक्शन। और एक बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा, जी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। Okay, Tejas. Thanks a lot. Thank you.